AS7 AS7 डील करता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को। शशि वीडियो रिकॉर्ड होगा। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली क्या होते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट है, मार्केट ठीक नहीं चल रहा ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड हैं। किसके लिए? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स और ग्रुप ऑफ एसेट्स। शशि दो ना, थैंक यू, ये लो। फॉर ग्रुप ऑफ एसेट्स विच आर, ये भी बेकार है, ये इस बार ठीक लॉट नहीं आया, मंगाया नहीं अभी तक। तो ये पहले वाला जो लॉकडाउन से पहले का है, विच इज इंटर रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, जो आपस में इंटर रिलेटेड है उनको बोलते हैं कि हमारे पास ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है। मजे की बात है, इसकी थ्योरी के अंदर आपको कभी यूज हुआ नहीं, क्योंकि कभी भी आपसे नहीं पूछा जाता। इसमें सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडेड होते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है, रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, जैसे इंटीरियर डिजाइन या कुछ और इस तरह की चीजें, या प्लम्बिंग। दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं, एक तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है, एक फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स है। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग अपने पास कैसे कैलकुलेशन करते हैं? इसके अंदर कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू ढूंढते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्या होता है? जो हमारी अप्रूव्ड कॉस्ट है प्लस मार्जिन लेकिन जो हमारी कॉस्ट इनकर्ड है वो तो एक्चुअल है, वो तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है, चाहे अप्रूव्ड हो चाहे ना, नॉट अप्रूव्ड और नॉट। और इसके अलावा जो हमारे पास कोई एक्सपेक्टेड कॉस्ट्स हैं जो कि नॉट अप्रूव होंगी, जो अप्रूव नहीं होंगी, जो हमको लगता है कि अप्रूव नहीं होंगी, तो इट्स अ काइंड ऑफ प्रोविजन कि आपको पता है कॉस्ट भी लगनी है और अप्रूव भी नहीं होनी है, तो ये भी हमारे पास अब यहाँ पर एक्सपेंस के अंदर आ जाती है। और इनको हम देखें तो ये क्या बन जाता है? ये हमारा नेट प्रॉफिट या लॉस निकल आता है। इस पर हमारे पास मात्र एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन 13। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर हमारे पास जो होता है, प्राइस इनिशियली फिक्स्ड होता है, इनिशियली फिक्स्ड होता है, लेकिन बाद में बदल सकता है। हम इसमें कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, तो कौन कौन सी कैलकुलेशंस करते हैं वो कैलकुलेशन देखें कौन कौन सी हैं। एक तो हम कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को कैलकुलेट करते हैं, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हम लेते हैं तो क्या लेते हैं? इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और इसमें क्या जोड़ दिए जाते हैं? इसमें वेरिएशंस, क्लेम्स, एस्केलेशंस और इंसेंटिव जोड़ दिए जाते हैं। हम ये कौन सी डेट को एस्टिमेट कर रहे होते हैं? टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एट बैलेंस शीट डेट्स, यानी जिस डेट की बैलेंस शीट होती है वहां तक लेकर आते हैं। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएशन, क्लेम्स और एस्केलेशन होते हैं, इन्हें रिकॉर्ड करने के लिए दो कंडीशंस थी। नंबर 1, इसके रिसीव होने की रीजनेबल सर्टेनिटी होनी चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन, और ये दूसरी पार्टी के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, अप्रूव्ड बाय द अदर पार्टी। भाई हमारे को ये पैसे मिल जाएंगे, दूसरी पार्टी मान गई है, कहती है हम आपको पैसे दे देंगे इसके लिए। इंसेंटिव के केस में हम जब रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कहां होना चाहिए? एक एडवांस्ड स्टेज पर होना चाहिए, जो कि हमारे को एक उस लेवल पर बता रहा है कि आपका कितना टारगेट है, वो कितना मीट हुआ या नहीं मीट हुआ, ये उसके अंदर हमारे पास पता होना चाहिए। हम इसके अलावा एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी ढूंढते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ऑन बैलेंस शीट डेट कितनी है, ये कितनी इनकर हो गई है, ठीक है ना।
तो इस कॉस्ट में हम क्या क्या लेते हैं, इसमें मटेरियल लेते हैं, कौन सा वाला लेते हैं, मटेरियल कंज्यूम्ड लेते हैं, प्लस इसमें हम लेबर का खर्चा भी लेते हैं। जो लेबर कॉस्ट है उसमें क्या एडवांस लेते हैं, एक बच्चा पूछ रहा था जुलाई के एग्जाम में एडवांस नहीं लिया, लेबर में कॉस्ट में एडवांस थोड़ा लेंगे, लेबर कॉस्ट भी जो हमारा इनकर्ड है, जो खर्चा है वही लेंगे ना। इसके अलावा हम कुछ और भी खर्चे लेंगे जो हमारे पास एलोकेटेड कॉस्ट्स होती हैं। एलोकेटेड कॉस्ट कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि इंश्योरेंस का खर्चा या कोई एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा जो हमने एलोकेट कर दिया हो, या हमारे कोई इनडायरेक्ट कॉस्ट भी हो सकती हैं जैसे कि डेप्रिसिएशन हो सकता है, हायर चार्जेस ऑफ मशीन हो सकता है, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हो सकती है। ये सब कॉस्ट को भी हम यहां पर जोड़ते हैं तो ये क्या निकल कर आती है, ये आती है कॉस्ट इनकर्ड। इसमें हम कभी भी एस्केलेशन नहीं लेते क्योंकि एक्चुअल होती है, तो इसमें कोई भी एस्केलेशन नहीं लिखते, ऑलरेडी एक्चुअल कॉस्ट एस्केलेटेड होती है। हम फिर इसके बाद इसमें कुछ जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं हम, तीसरी चीज हम इसमें प्लस कर देते हैं फर्दर कॉस्ट्स टू बी इनकर्ड। ये आपको कभी ढूंढनी नहीं पड़ती, आपको हमेशा गिवन होती है क्योंकि आप इसके अंदर कुछ कर नहीं सकते हो, आपको हमेशा दी होगी। ये चूंकि फ्यूचर कॉस्ट होती है तो इसके अंदर भी आपने नो एस्केलेशन, क्योंकि एस्केलेशन का इसमें ऑलरेडी वैल्यूएशन करके दिया जाता है। तो हम इनसे क्या ढूंढ लेते हैं, हम इन कैलकुलेशन से क्या ढूंढ लेते हैं, हम डिग्री ढूंढ लेते हैं। तो डिग्री क्या निकल आती है, कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय, ये होती है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। तो हमारे पास एक डिग्री निकल आती है कि आपने कितना काम कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यूएशन करते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस कैसे ढूंढा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम ढूंढते हैं स्टेप 1 पर आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना है। ये कौन सा रेवेन्यू है, रेवेन्यू जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं तो उसको कैसे ढूंढते हैं, हम देखते हैं कि आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो रेवेन्यू था वो कितना था ऑन बैलेंस शीट डेट, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं विद द डिग्री जो आपने यहां ढूंढी थी, और इसमें से लेस कर देते हैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड अर्लियर, कि आप कितना पिछले वर्षों में रेवेन्यू रिकॉर्ड कर चुके हैं, वो इसमें से हम माइनस कर देते हैं। ये पहला स्टेप होता है। स्टेप नंबर 2 पर आप क्या लिखते हैं, कॉस्ट इनकर्ड, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड। और स्टेप 3 पर आप एक और भी कॉस्ट लिखते हैं, वो है प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस। तो प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस कैसे ढूंढते हैं, आप देखते हैं आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है, जो टोटल कॉस्ट है उसको लिखते हैं, माइनस कर देते हैं लेस जो आपका टोटल रेवेन्यू है, जो आपका टोटल रेवेन्यू है वो लेस कर देते हैं। तो क्या मिल जाता है आपको, टोटल फोर्सिएबल लॉस। अगर उसमें से आपने प्रॉफिट एंड लॉस जो आप ऑन कॉन्ट्रैक्ट बना चुके हैं तो बैलेंस क्या निकल आता है, प्रोविजन क्रिएटेड। और हम अगर उसको बात देखें तो स्टेप 4 पर आपके पास नेट प्रॉफिट एज पर P&L निकल कर आएगा, एज पर P&L, क्योंकि आप अपने पास सबको बुक कर चुके होंगे तो P&L का लॉस निकल आएगा हमारे पास। तो हम अपने सभी सवालों में सिर्फ यही कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे अपने क्वेश्चंस के अंदर। फिर इसमें एक और रिक्वायरमेंट आती है, वो आती है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो हम जब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की बात कर रहे थे तो डिस्क्लोजर कौन कौन से होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, हमें एक तो ये बताना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट बतानी पड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितना प्रॉफिट था या लॉस था ये बताना पड़ता है, कितनी आपकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन थी, आपको ये डिग्री भी बतानी पड़ेगी, आपकी प्रोग्रेस बिलिंग क्या थी वो बतानी पड़ेगी, एडवांस कितना था या रिटेंशन कितनी थी ये भी बतानी पड़ेगी, तथा आपको साथ में अपने ग्रॉस डेटर्स या ग्रॉस क्रेडिटर्स भी बताने पड़ेंगे। ग्रॉस डेटर्स या ग्रॉस क्रेडिटर्स मतलब अनबिल्ड अमाउंट, जिसका फॉर्मूला हमने बताया था, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू माइनस प्रोग्रेस बिलिंग माइनस प्रोविजन अमाउंट। तो जो आपने प्रोविजन बनाई होगी, प्रोविजन इन स्टेप 3, जो आपने प्रोविजन बनाई थी स्टेप 3 में, हम उसको माइनस करेंगे तो ग्रॉस डेटर्स का अमाउंट मिल जाएगा।
इसके अलावा हमने आपको और कोई डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं बताई। कुछ बातें ये बताई थी, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कॉस्ट इनकर्ड। अगर आपसे कोई पूछ ले तो इसका मतलब ये है वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड यूजलेस है, ये हमारे किसी काम के नहीं है अनलेस क्वेश्चन में कॉस्ट मिसिंग है। अगर कॉस्ट मिसिंग है देन वी एज्यूम, क्या एज्यूम कर लेते हैं कि वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड इज कॉस्ट इनकर्ड। तो ये हमारी बेसिक अजम्पशंस होती हैं जो अपने पास हम यूज करते हैं। तो बस यही स्टैंडर्ड था और उस स्टैंडर्ड में और कुछ भी नहीं था। एडवांस वेजेस फ्यूचर कॉस्ट में आएगा बेटा, एडवांस वेजेस फ्यूचर कॉस्ट में तो आएगा, लेकिन फ्यूचर कॉस्ट जो आपको ऑलरेडी गिवन होती है उसमें आपने कुछ थोड़ा ना एस्टिमेट करना है, वो आपको हमेशा गिवन होगी, आपको उससे कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी केशव। तो ये हमारा एक छोटा सा समरी वीडियो था। अभी एक समरी वीडियो रह गया। कौन सा समरी वीडियो रह गया? नहीं, समरी वीडियो तो हो गया, हमने अपने पास क्वेरी सेशन बताना रह गया। AS4 का क्वेरी सेशन हम AS29 के साथ जोड़कर कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो आपका क्वेरी सेशन जो होगा AS4 का और AS29 का, ये क्वेरी सेशन एक साथ होंगे, दोनों एक साथ होंगे, ठीक है। तो आज हम अपने साथ कुछ और नहीं कर रहे हैं। गौतम AS9 में भी क्वेरी सेशन बचता है? अच्छा ठीक है, तो उसका भी मैं एक बार आपसे प्लान करता हूं, उसमें कितनी क्वेरीज है वो मेन क्लास में डिस्कस करूंगा ना, इसमें नहीं करूंगा मैं। तो आज के लिए बस केवल इतना ही, और हम बाकी बातें करेंगे आपके साथ बाद में। बाय बाय।